उधर आएगा। ऐसा लग रहा है कितने दिनों की मंशा थी, ये भगवा होली खेल पहले नहीं खेल पाते थे क्या? देखिए हम लोग 1985 से शुरू किए थे पार्टी। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हम लोग का रुख करना चाहिए। आएंगे प्रमोद आपके पास। हार्दिक इस समय पश्चिम बंगाल में ही मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। हार्दिक जगह तस्वीरें दिखाई, कार्यकर्ता जाहिर है बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं इस समय, और मिठाइयां बच रही है। वक्त जीत के जुलूस में मौजूद हूँ। ये बीजेपी कोलकाता ऑफिस है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि भाई महिला आरक्षण बिल को लाना ही नहीं चाहते थे, तो एजेंडा है, तो जवाब जो है वो बंगाल में बीजेपी को मिल जाएगा, ये बोला राहुल गांधी सदन के अंदर। ऐसा है नहीं, ऐसा है कि वो बहुत कुछ बहुत बार बोलते हैं और उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, तो आप भी ना लें, ऐसी कृपा मुझ पे करें। जी स्मृति जी, एक सवाल और खड़ा हो रहा है, और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का असर सिर्फ विपक्षी दलों पर क्यों होता है, बीजेपी पे नहीं देखने को मिलता है? चाहे इसका मतलब बीजेपी को अच्छी सरकार चलाना आता है। मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी हैं स्टूडियो में मौजूद, वो भी कुछ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। राजेश जी। जी स्मृति जी नमस्कार। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था, आपकी पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे हिंदू और सनातन वोटर्स को अपील करते हुए कहा कि वो हमें वोट देंगे, और कहा कि सनातन खतरे में, हिंदू खतरे में है। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन नहीं था? नहीं, कानून ये कहता है कि हम मर्यादा की श्रृंखला में कुछ फैक्ट्स जनता के सम्मुख रखें। क्या ये फैक्ट नहीं है कि रामनवमी के जुलूस पे पथराव करवाया जाता था? क्या ये फैक्ट नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोलने के लिए प्रताड़ित किया जाता था? क्या ये फैक्ट नहीं है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल के गुंडे और तृणमूल की व्यवस्था न सिर्फ रामनवमी का जुलूस ना निकलने देती, बल्कि साथ ही हमारे पाड़ा में कैसे दुर्गा पूजा नहीं होगी अथवा कैसे सरस्वती वंदना नहीं होगी, क्या इसकी व्यवस्था तृणमूल के गुंडे नहीं करते थे? आप ये कहते हैं कि तृणमूल के गुंडे कुछ भी करें, बस शुभेंदु अधिकारी कुछ ना बोले, ये संभव नहीं है। अगर अमर्यादित होता तो इलेक्शन कमीशन निश्चित रूप से इसके ऊपर अपना दखल देती, अपना प्रभाव छोड़ती। स्मृति जी, और लाइटर नोट, आज आप झालमुड़ी खाएंगी या रसगुल्ला खाएंगी? क्योंकि चुनावी प्रचार आपने बड़ा दमदार किया है मैम। आज के पायस खावर दिन शिखा मेरे लिए डबल वैमी है, क्योंकि मेरे नाना जो है वो बंगाल से हैं, नानी जो है वो धुबड़ी असम से है। स्मृति जी, बंगाल असम की ये जीत, अब आने वाले चुनाव यानी 2027 जो असली लड़ाई, और अमेठी क्योंकि आपकी सीट रही है, उत्तर प्रदेश की लड़ाई, उसमें आपको क्या लग रहा है? कितना बड़ा? हर लड़ाई अच्छी असली लड़ाई होती है। हाँ, हर लड़ाई असली लड़ाई होती है। नहीं, लड़ाई तो असली होती है, पर उत्तर प्रदेश लोकसभा के चुनाव में वहां से सिर्फ 40 सीटें चुनाव हो, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो या देश का हो, बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। मैं इतना ही कह दूंगी, आज बंगाल का चुनाव आपको प्रमाण दे रहा है, पुनः बीजेपी को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। नहीं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो अगले साल होना है, और फिर दोबारा कह रही हूँ, बीजेपी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। और उत्तर प्रदेश का मैं अहंकार करके नहीं कहती, बड़ी विनम्रता से कहती हूँ कि वहां पर भी पुनः कमल खिलेगा। लेकिन विपक्ष की जो टूट है, आपको नहीं लग रहा है कि उस विपक्ष की वो टूट जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत का सबब जो है वो साबित हो रही है जमीन पर? विपक्ष अपनी नाकामी के लिए जाना जा रहा है। मैं पुनः कहती हूँ, विपक्ष को साझा करने का, विपक्ष को सशक्त करने का काम भाजपा का नहीं है। विपक्ष में कितनी क्षमता है ये विश्वास जनता दिखा सकती है, और जनता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विपक्ष में क्षमता नहीं है। स्मृति जी, केरला में तो आ रही है कांग्रेस, आप क्या जीत की बधाई देंगी उनको? नहीं। क्यों? आपने मुझसे प्रश्न किया, लेकिन प्रश्न का विश्लेषण ना करने का अधिकार मेरा है। नहीं, लेकिन मनमुटाव तो नहीं होना चाहिए, ये तो आपने कभी नहीं, बिल्कुल मनमुटाव नहीं है। मैं बड़े ही मुस्कुराते हुए ना, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए, ये मनभेद लग रहा है। मेरा मन कभी मिल नहीं सकता कांग्रेस से शिखा जी, इसलिए मुस्कुराते हुए ना बोल रही हूँ। लेकिन कांग्रेस लगातार ये बात हो रही है स्मृति जी की कांग्रेस मुक्त भारत शोभना जी, अंतिम प्रश्न पूछ लीजिए जी। हाँ जी, बोलिए। कांग्रेस मुक्त भारत की आप लोग बात कर रहे थे, ये लेफ्ट मुक्त भारत बन गया। और देखिए, जो अपने दम पे जीत नहीं पा रहे हैं, जिनको जीतने के लिए भी एक व्यवस्था, एक गठबंधन की दरकार है, उन पर कितनी टिप्पणी करना उचित है, कितनी अनुचित, वो विश्लेषण हम कभी और कर लेंगे। इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बंगाल नहीं जीती, कांग्रेस पार्टी अपने दम पर असम नहीं जीती, कांग्रेस पार्टी अपने दम पर ना तमिलनाडु जीती है, ना कांग्रेस पार्टी अपने दम पर केरल जीती है। जो अपने दम पर लड़ ना पाए
जी। वो उनसे बैठकर विश्लेषण ना करे जिनका नेतृत्व साझा कर रहा है, एक के बाद एक जीत प्रमाणित कर रहा है अपने दम पे। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला, हमसे बात की और अपने चिरपरिचित अंदाज में बेबाकी के लिए स्मृति जी जानी जाती हैं और वैसे आज उन्होंने जवाब भी दिए। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। बंगाल बीजेपी में जीत का जश्न है। बीजेपी दफ्तर में मछली चावल का लंच हुआ है। कोलकाता दफ्तर में मछली चावल खिलाया गया है। शिखा, बिल्कुल, कोलकाता से ये तस्वीरें मिल रही है। माछ भात जो कि पारंपरिक भोजन है बंगाल का, वहां आज परोसा गया है। बंगाल बीजेपी में जीत का जश्न कुछ इस तरीके से मनाया जा रहा है। माछ भात के साथ ये जीत का जश्न इस समय मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी समय बीजेपी मुख्यालय में, जरा उनके पास सीधा आपको लिए चलते हैं। ब्रह्म प्रकाश, तस्वीरें जरा दिखाई, क्योंकि तैयारी तेज हो रही है और वक्त भी धीरे धीरे गुजर रहा है, लगभग 3.5 घंटे का वक्त। और बिल्कुल, देखिए हम आपको जिस जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसी जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और पार्टी दफ्तर मुख्यालय की तस्वीर देखिए, ढोल नगाड़े आ गए हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं पत्थर है जिसमें व्याधि रसधार नहीं, वो पाकिस्तान जा सकता है जिसको मोदी से प्यार नहीं। आज बंगाल और बंगालियों का गौरव वापस लौट आया है। भारत के इतिहास में पहली बार बंगाल में जो कमल खिला है, राष्ट्रवादी विचारधारा का पहली बार उदय हुआ है। निश्चित रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, दीनदयाल उपाध्याय जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि आज देने का शुभ दिन आ गया है। ये जनता की बहुत ऐतिहासिक जीत है। तो देखिए हमारे साथ 2 पॉलिटिकल गेस्ट जुड़ गए हैं। अनुज अत्रे जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं और जफर इस्लाम साहब बीजेपी के नेता हैं। जफर इस्लाम साहब, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने वो कर दिखाया है जो शायद आसान नहीं था, और बंगाल में कमल खिलाना, ये तो मतलब, लेकिन इसका क्रेडिट आप किस रणनीति को देंगे? लीडरशिप के लेवल पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लोकप्रियता है, वो बहुत बड़ा रीज़न है। उसके अलावा जो स्ट्रैटेजी पे देखिए तो आदरणीय गृह मंत्री जी की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी की वजह से सारे स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव जो हम लोग लेते हैं पूरी पार्टी लेती है। और तीसरी बात जो अहम बात है कि वहाँ की जनता का जो एक बिल्कुल साफ सुथरा ये नारा था कि आपको हमें चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन का नारा दिया था हमने। उसके साथ हम जनता के साथ खड़े रहे। जनता त्राई कर रही थी, इसलिए कि वहाँ की जो नीतियाँ थी वेस्ट बंगाल की सरकार की, वो उसमें नीतियाँ बिल्कुल जनता के खिलाफ। वहाँ कट बनी, वहाँ सिंडिकेट, वहाँ करप्शन, वहाँ कोल माफिया, वहाँ सब इस तरह की चीजें पनप रही थी। बट जनता के लिए वेलफेयर स्कीम नहीं, जनता त्रस्त थी। लेकिन ममता जो है बहुत बहुत कंफर्टेबल जोन में रह के लोगों को कहीं ना कहीं डराने का माहौल, डर के माहौल में रखती थी। इसलिए इस बार जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, सबको वोट देने का पूरा अधिकार जो है वो पूरा मिला अधिकार। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। लेकिन जफर इस्लाम साहब, यही बात कांग्रेस कह नहीं रही है। अनुज अत्रे, आपकी तरफ से बार बार आरोप लगाए जाते हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये तो भाई देखिए गड़बड़ी है जो शुरुआत से किया जा रहा है। लेकिन आप आंकड़ों में 0 पर पहुंच गए। आत्मचिंतन मंथन का समय है। देखिए, मुझे लगता है हम पहले केरल की बात कर लें। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पे भी अगर चर्चा कर लें शोभना जी, तो बेहतर होता। आज केरल की जनता ने परिवर्तन की जो लहर दिखाई है और कांग्रेस ने जो हमारा गठबंधन पे जो अपना विश्वास जताया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करने से आप भूल जाते हैं। कहीं जहां भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण की अपनी कार्ड खेल करके, जहां बांटो और फूट डालो और राज करो की नीति पे चल करके, इन्होंने जो हिंसा की नीति पे चल करके, और आज जो देश में जगह जगह जो है मांस की दुकानें बंद करवाने के नाम पर जिस तरह से इन्होंने नफरत का माहौल खोला, आज देखना पड़ रहा है कि बंगाल आज ये स्थिति में आ गए हैं कि बंगाल के कार्यालय में इनको मछली और भात बांटने पड़ रहे हैं।
ये वही लोग हैं जो मंगलवार के दिन जो है भारतीय जनता पार्टी की इनकी वीडियो प्रसारित हुई थी। आज ये स्पष्ट करना पड़ेगा इनको। आज देश की जनता के सामने इनका जो दोहरा चरित्र सामने आया है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा कि अब ये इस तरह की बातें अब पूरे देश में, उत्तर भारत में आकर के इस तरह की ये नफरती अब बातें नहीं करेंगे। आप सब लोगों को सम्मान देना होगा, वरना जनता इनको सबक सिखा देगी जैसे जैसे ही उत्तर भारत में आएंगे। अच्छा, जो इन्होंने अपना नफरत का कार्ड, एक बात बताइए, सबक तो चलिए ठीक है, जिसको सिखा देगी वो सीख रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये SIR जब बंगाल में होती है तो ये गलत होती है, लेकिन जब ये केरल में होती है तो ये सही होती है। देखिए, स्वाभाविक तौर पे बिल्कुल केरल में जो है इस तरह से नहीं गड़बड़ियां देखने में आई हैं। जहां गलत हुआ है वहां पर गलत बोला गया है। आप जो है सब चीजों को एक ही तराजू में नहीं ले सकते हैं। बंगाल में सीधा तौर पे चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के आधार पर, लाभ पहुंचाने की नीयत से SIR का जो है उपयोग किया गया, एक अस्त्र की तरह उसको इस्तेमाल किया गया है। सीधा तौर पे आप देखिए उन सीटों पर जो है मतदाताओं के वोट अधिक काटे गए हैं जहां पे इनको स्पष्ट दिख रहा था कि ये अपोजिशन को, विपक्ष को, कांग्रेस को और तृणमूल को जो वोट ज्यादा पड़ रहे थे, वहां पे सीधा इन्होंने एक एक विधानसभा में 30-40 हजार वोट काटे। जहां पर जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी वहां केवल 3-3, 4-4, 5-5 हजार वोट काटे। ये कौन सा SIR का पैमाना है करने का कि आपने ये अगर पूरे प्रदेश में आपने अगर इतने भारी पैमाने में आपने वोटों की कटिंग करी है तो आपको हर सीट पर इस तरह से होना चाहिए। तो ये पिक एंड चूज की नीति के तहत इन्होंने सीधा तौर पे जो 10% का अपना जो इनका हार जीत का इनका जो फासला था वो 10% उन्होंने वोट काट करके अपना जो है नवीन जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। नवीन जी, अगर एक लार्जर फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे चुनावी मुद्दे थे जो TMC पे लेकर आ रही थी, जो BJP सामने लेकर के आ रही थी, लेकिन जनता की पसंद इस समय जब BJP बनी है तो क्या कुछ उम्मीदें हो सकती हैं और कहां पर ममता बनर्जी चूक गई? देखिए, जनता को विश्वास है पश्चिम बंगाल के अंदर सुशासन की, महिलाओं की सुरक्षा की, वहां से शिक्षा के गिरते स्तर को बचाने की, वहां से पलायन हुए MSME के हजारों इंडस्ट्रियों को वापस आने की। उन्हें विश्वास है कि 30 लाख नौकरियां चलेगी, उसमें से नौकरियां वापस आ जाए। पश्चिम बंगाल के लोगों को सबसे बड़ा जो भय था वो था उसके घर से बेटा बेटी इस समय की बड़ी खबर, और ये बहुत बड़ी खबर है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु से MK स्टालिन हार गए हैं अपना चुनाव। तमिलनाडु से इस समय की बड़ी खबर, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा सेटबैक DMK के लिए नहीं हो सकता है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री स्टालिन अपना चुनाव हार गए हैं तमिलनाडु से, ये बड़ी खबर। इस समय यहाँ पर TVK जो है वो स्टार पार्टी बनकर उभर रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, 105 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। राजेश जी, MK स्टालिन की इस हार को कैसे समझा जाए, कैसे लिया जाए? ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, अविश्वसनीय खबर है MK स्टालिन का हारना, क्योंकि एक तो तमिलनाडु में MK स्टालिन के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ बहुत मास मूवमेंट नहीं था। दूसरी बात यह है कि यह माना जा रहा था कि MK स्टालिन एक तरह से द्रविड़ नेशनलिज्म, तमिल नेशनलिज्म को आगे करके और BJP की जो चाल है राजनीतिक उसको काट कर देंगे। लेकिन अब जब अपनी ही टफ में वो हार रहे हैं, इसका मतलब यह है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग उनके खिलाफ थी। दूसरा, जेनजी विजय के साथ जो फिल्म स्टार हैं उनके साथ है, इसीलिए इस हार को और किसी और तरह से नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि पूरी कोशिश MK स्टालिन ने ये की थी लगातार कि वो एक मैसेज दें कि फेडरल स्ट्रक्चर हिंदुस्तान का जो है उसके पक्ष में वो खड़े हैं, द्रविड़ नेशनलिज्म के पक्ष में वो खड़े हैं, और ऑटोनॉमी, जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है उसके पक्ष में वो खड़े हैं। ऐसा लग रहा था, मुझको भी लग रहा था कि ये मैसेज वो गांव-गांव तक पहुंचाने में, अपने कैडर तक पहुंचाने में सफल हुए, जो कि गलत साबित हुआ है, नहीं हुए हैं। ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब का रुख करना चाहूंगी। जफर इस्लाम साहब, तमिलनाडु के नतीजे जो हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, लेकिन अब पोस्ट पोल अलायंस की बात हो रही है और आप AIADMK के साथ खड़े हुए हैं, तो कैसे अब इसको समझा जाए, किसको मुख्यमंत्री अब आप बनवाएंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है किंग मेकर आप ही हैं, DMK और TVK का साथ आना तो मुमकिन नहीं लग रहा है। देखिए, दो चीजें बहुत अहम है। पहली बात कि जो जिस तरह से स्टालिन हारे, उस तरह से आप आसाम में देखिए गोगोई हारे, अभी मुझे लगता है ममता भी हारेंगी, और जो जितने बड़े नेता हैं वो जो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे या बड़े नेता थे उस पार्टी के, सब इंडी ब्लॉक के जितने लोग थे सब हार गए। इससे जनता ने नकार दिया है इंडी ब्लॉक को, और जनता ने बता दिया है कि इंडी ब्लॉक जो है वो देश हित में नहीं बल्कि सिर्फ परिवार हित में काम करता है, इसलिए उसको नकार दिया गया। अब जहाँ तक बात है
चाहे तमिलनाडु की जब आप बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में देखिए मैं इतना कह सकता हूं कि लीडरशिप डिसाइड करेगी कि क्या फैसला लेना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टालिन के हारने के बाद ये जनता का जो क्लियर मैंडेट है कि नॉन स्टालिन नॉन डीएमके सरकार वहां बननी चाहिए। अब ये बाकी का फैसला जो है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व करेंगे और उसका इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है ना कि अब जब हंग असेंबली की सिचुएशन है, ऐसे में बीजेपी का क्या रुख रहेगा। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। हम तो चाहते हैं कि एनडीए की सरकार ही रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा आप ही टीवीके के साथ जाएंगे। अब ये आगे की समीकरण क्या होगी क्या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं इस पे टीका टिप्पणी इस वक्त नहीं करूंगा, इसलिए कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये दायित्व है कि वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं तक समझता हूं कि जो जनता का मैंडेट है वो टीएमके के खिलाफ है, थर्ड पोजीशन पे भी है और उसकी लीडरशिप अगर हार जाती है तो क्लियरली वो मैंडेट जो है नॉन डीएमके पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे एआईडीएमके और बीजेपी का अलायंस हो, चाहे टीवीके हो, लेकिन वो डीएमके को सत्ता से बाहर देखना चाहती है। ये बहुत साफ क्लैरिटी है इसमें। चलिए ठीक है, देखिए मेगा कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है। आंकड़े थोड़े बहुत आगे पीछे होते हुए शोभना नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगले कुछ घंटों में लगभग 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मेगा कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है।